आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मांग में शिफ्ट। मांग में शिफ्ट पढ़ेंगे, मगर इस बात का ध्यान रखते हुए कि फर्म जो है बाजार में निर्बाध प्रवेश कर सकता है या बहिर्गमन कर सकता है, इस आधार पर। तो आइए डिटेल से समझते हैं। आइए देखते हैं कि जब फर्में बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती है तो संतुलन कीमत तथा मात्रा पर मांग में शिफ्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर फर्में जो है बाजार में निर्बाध प्रवेश कर जाती है या बहिर्गमन करती है तो उसके कारण क्या होता है कि संतुलन कीमत और मात्रा पर प्रभाव होता है। तो इसकी वजह से मांग के शिफ्ट में क्या प्रभाव पड़ता है वही चीज को समझने वाले हैं। पूर्व खंड से ऊपर के खंड में हम जो पढ़े हैं, हमें ज्ञात हुआ है कि फर्मों की निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है सभी परिस्थितियों में संतुलन कीमत विद्यमान फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। ऊपर हम लोग आगे के खंड में पढ़ चुके हैं कि फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है सभी परिस्थितियों में संतुलन कीमत जो होगा विद्यमान फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। यानी कि संतुलन कीमत बराबर कितना होगा, न्यूनतम औसत लागत के बराबर। ऐसा हम लोग आगे खंड में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस स्थिति में यदि बाजार मांग वक्र किसी भी दिशा में शिफ्ट होता है, मान लेते हैं कि बाजार मांग वक्र किसी भी दिशा में शिफ्ट होता है, या तो दाहिनी ओर या तो बाईं ओर, तो नए संतुलन पर जब शिफ्ट होगा तो नया संतुलन पहुंचेगा। तो नए संतुलन पर बाजार उसी कीमत पर, नए संतुलन पर जो कीमत आएगा उसी कीमत पर बाजार जो है इच्छित मात्रा की पूर्ति करेगा। रेखाचित्र 5.6 में जो यहाँ नीचे देखिए यहाँ पर है ये, ठीक है। तो रेखा चित्र 5.6 में D0 बाजार मांग वक्र है। यहाँ देखिए ये है बाजार मांग वक्र D0, शुरुआत में बोल सकते हैं, जो बताता है कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा कितनी मात्रा मांगी जाएगी। मतलब ये मांग वक्र हमें क्या बताता है कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ताओं के द्वारा कितनी मात्रा मांगी जाएगी, तथा P0 उस कीमत को बताता है जो फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर है। P0 क्या बता रहा है, उस कीमत को बताता है जो फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर है, ठीक है। ये देखिए, यानी P0 बराबर क्या होगा, न्यूनतम औसत लागत। आगे देखिए, आरंभिक संतुलन ए बिंदु पर है, यहां पर देख सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो यहाँ पर ये जो ए बिंदु है यही शुरुआत की, यानी कि आरंभिक यही संतुलन बिंदु है, जहां पर मांग वक्र जो D0 से सूचित किया गया है और P0 यानी कि न्यूनतम औसत लागत रेखा को काटता है। अब आराम से यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मांग वक्र है और ये देखिए कीमत का यहीं पर काट रहा है। तथा पूर्ति की कुल मात्रा, अब यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर कटा है उसको अगर हम नीचे ले आए, यहाँ पर जो कटा है उससे अगर नीचे आए तो हमें पूर्ति की जानकारी हो जाता है। तो उस समय पूर्ति कितना हो रहा है, Q0। इस स्थिति में फर्मों की संतुलन संख्या, तब यहाँ पर जो स्थिति अभी देखने को मिला, फर्मों की जो संख्या होगी वो N0 होगी। तो ये था आरंभिक के समय। अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। अब मान लीजिए कि मांग वक्र किसी कारणवश दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। कोई कारणवश क्या हुआ कि मांग वक्र दाईं ओर, यानी देखिए यहाँ से इधर बढ़ के दाईं ओर यहाँ आ गया,
D1 पर आ गया बाजार मांग वक्र। तो यहां आप क्या देखते हैं, बिंदु जो P0 पर अब वस्तु की अधिमांग होगी, क्योंकि अब देखिए मात्रा का यहां बढ़ गया है, यानी कि अधिमांग होगा। अब ऐसी स्थिति में मांग बढ़ जाती है। कुछ असंतुष्ट उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु की अधिक कीमत देने के इच्छुक होंगे, क्योंकि वस्तु की मांग बढ़ चुकी है। तो कुछ उपभोक्ता क्या करेगा, जो असंतुष्ट है वो अधिक कीमत देने के लिए इच्छुक हो जाएगा। अतः यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तब कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति होगी। यहाँ एक टेंडेंसी आएगा कीमत बढ़ने की। इससे अधिसामान्य लाभ अर्जित करने की संभावना होगी, मतलब ज़्यादा लाभ अर्जित करने की संभावना आ सकती है, यहाँ आती है, जिससे नए फर्म बाजार में आकर्षित होंगे, क्योंकि ज़्यादा लाभ अर्जित होगा तो फर्म तो आकर्षित होगा ही। इन नई फर्मों का जब प्रवेश होगा तो अधिसामान्य लाभ समाप्त कर देगा। जब बाहर से नए फर्म आएंगे, जो पहले कहीं अधिसामान्य लाभ प्राप्त होता था, अब वो तो समाप्त हो जाएगा नए फर्म के आने से, तथा कीमत पुनः कहाँ पर वापस पहुंच जाएगा, P0 पर पहुंच जाएगी। तो देखिए फिर से वहीं पर पहुंच गया कीमत। अब उच्च मात्रा की पूर्ति उसी कीमत पर होगी, देख सकते हैं। अब पूर्ति तो यहाँ पर ठीक है, Q1 जो कि पहले की तुलना में ज़्यादा है, पर कीमत तो वही न है, P0। तो पैनल ए से, यहाँ पर जो देख रहे थे हम लोग, पैनल ए से हमें यह विदित होता है, स्पष्ट होता है कि नया मांग वक्र जो अब आया है, ये जो है D1, और यहाँ पर जो P बराबर जो न्यूनतम औसत लागत रेखा को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर P नहीं, P0 होना चाहिए। देखिए ये इसको कहाँ पर काट रहा है, F पर काट रहा है, यहाँ पर P0 होना चाहिए। इस प्रकार नया संतुलन जो अब प्राप्त हुआ है, ये कीमत हुआ, ये मात्रा हुआ, जो F बिंदु नया संतुलन है। तो नया संतुलन P0 Q1 आ रहा है, जहां Q1 Q0 की तुलना में अधिक है। आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये इधर आया है, वृद्धि हुआ है मात्रा में, तो Q1 ज़्यादा है Q0 से। नई फर्मों के प्रवेश के कारण फर्मों की नई संतुलन संख्या, अब देखिए नया फर्म आ गया है, तो अब संतुलन संख्या फर्म का कितना हो जाएगा, N1, जो कहीं ना कहीं पहले के N0 से अधिक है, क्योंकि नए फर्म आ चुके हैं, तो N1 तो ज़्यादा ही होगा N0 से। इसी प्रकार मांग वक्र के D2 पर बाईं ओर शिफ्ट होने पर, देखिए अब ये इधर शिफ्ट हुआ है, इधर बाईं ओर, P0 कीमत पर अधिपूर्ति होगी। देखिए यहाँ पर अब इसमें ज़्यादा पूर्ति की स्थिति देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ये इधर शिफ्ट हो रहा है, मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मात्रा घट चुका है। इस अधिपूर्ति के कारण क्या होगा, कुछ फर्में जो P0 कीमत पर अपनी वस्तु की इच्छित मात्रा नहीं बेच पाएगी। इस कीमत पर क्या होगा, कुछ फर्में जो हैं अपनी इच्छित मात्रा का वो विक्रय नहीं कर पाएगा, बेच नहीं पाएगा। अपनी कीमत कम करना चाहेगी, तब ऐसी स्थिति में, चूंकि उस कीमत पर तो इतना बेच नहीं पाएगा जितना फर्म इच्छा कर रहा है, तो अब उसको अपनी इच्छा के अनुसार विक्रय करना है, तो कीमत तो घटाना पड़ेगा। तो कुछ फर्में अब क्या करने लगेगा, फर्म जो अपनी कीमत घटाने लगेगा, तो कीमत के घटने की प्रवृत्ति होगी यहाँ पर। परिणाम स्वरूप कुछ विद्यमान फर्में बहिर्गमन करेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा,
कुछ फर्म जो है वो बहिर्गमन कर जाएगा, वो बाजार में नहीं रहेगा, क्योंकि वो उतनी मात्रा को वो विक्रय नहीं कर पाएगा, उसको उस तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा। कीमत पुनः P0 पर आ जाएगी, कीमत फिर से वही P0 पर आ जाएगी। अतः नए संतुलन में कम मात्रा की पूर्ति होगी। नए संतुलन तो आएगा यहाँ पर जी पर, किंतु अब कम मात्रा की पूर्ति हो रही है, जो उस कीमत पर घटी हुई मांग के बराबर होगी, उस कीमत पर घटी हुई मांग के बराबर होगी। ठीक है, इसे पैनल बी में दर्शाया गया है, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। जहाँ मांग वक्र के जो पहले कहाँ D0 पर था, अब वो शिफ्ट होके D2 में आ चुका है, के कारण मांग तथा पूर्ति में, जहाँ पर मांग तथा पूर्ति की मात्रा घटकर मांग और पूर्ति दोनों ही घटकर अब कहाँ आ गया है, Q2 हो जाती है। जबकि P0 पर कीमत अपरिवर्तित रहती है, कीमत तो वही है, कीमत वही है P0 की, तो घट क्या गया, दो चीज, मांग भी घट गया है और पूर्ति भी घट गया है। यहाँ कुछ वर्तमान फर्मों के बहिर्गमन के कारण फर्मों की संतुलन संख्या अब फर्मों की संख्या को N2 मान लेते हैं, जो कि अब कम है, किससे, पहले की तुलना में, N0 की तुलना में कम होगा, क्योंकि बहिर्गमन कर चुका है। अतः मांग में दाईं ओर शिफ्ट के कारण, मांग में जब क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट होगा, दाईं ओर जब शिफ्ट होगा, संतुलन मात्रा तथा फर्मों की संख्या में वृद्धि होगी। देखिए, संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी और फर्म की संख्या भी वृद्धि होगी। जबकि संतुलन कीमत क्या होगा, देखिए कीमत तो वही रहेगा, अपरिवर्तित। दाईं ओर तो मांग में दाईं ओर शिफ्ट के कारण क्या होगा, संतुलन मात्रा और फर्मों की संख्या में वृद्धि होगी, जबकि संतुलन कीमत क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी। अब जरा से उल्टा सोचते हैं, अगर मांग जो है इधर बाईं ओर शिफ्ट होती है इधर, तो क्या घट जाएगा, संतुलन मात्रा घट जाएगा और फर्मों की संख्या भी घट जाएगा, ये देखने को मिला। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन के साथ मांग में शिफ्ट का प्रभाव फर्मों की स्थिर संख्या की तुलना में मात्रा पर अधिक होता है। देखिए ध्यान से, हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन के साथ मांग में शिफ्ट का प्रभाव फर्मों की स्थिर संख्या की तुलना में मात्रा पर अधिक होता है। फर्मों की स्थिर संख्या की तुलना में मात्रा पर प्रभाव ज़्यादा होता है, मांग में शिफ्ट का प्रभाव। किंतु फर्मों की स्थिर संख्या के विपरीत यहाँ हम संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पाते। बिल्कुल, देखिए संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन के कारण मांग पर किस प्रकार का शिफ्ट होता है, फर्मों की संख्या पर क्या परिवर्तन आता है, पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है और कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस चीज़ को समझें।